हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन डीपीएस लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास आपको बहुत दिनों बाद मिल रही है क्योंकि आपकी जो क्लासें हैं मैं रेगुलर नहीं ले पाया, क्योंकि पिछली क्लासें आपकी रेगुलर हुई थी, लेकिन कुछ क्लासें आपकी रेगुलर नहीं हो पाई, उसमें हमारी कुछ व्यस्तता रही, इस कारण आपकी क्लासें नहीं आ पाई। लेकिन अब मैं आपको क्लासें कंटिन्यू आपके पास तक पहुंचाता रहूँगा। लेकिन आज हमारा जो चैप्टर है बहुत दिनों बाद जो स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है एलसीएम तथा एचसीएफ। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को बारीकी से समझ लेंगे और अब तक आपने पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आया है, तो मैं आज आपको इस बात की गारंटी देने वाला हूं कि आज के बाद आपको एलसीएम को और एचसीएफ को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, यानी कि लासा और मासा को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपको अब तक कोई प्रॉब्लम आई है तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहां पे डाल लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं कि आखिर एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है ना। तो फुल फॉर्म ही होती है, एल से आपका होता है लीस्ट, LEAST लीस्ट, और सी से होता है आपका कॉमन, और एम से पर होता है आपका मल्टीपल। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। लीस्ट का मतलब होता है लघु, लघुतम। कॉमन क्या होता है? उभयनिष्ठ। हर एक चीज का अलग अलग आपको मतलब समझाऊंगा। मल्टीपल मीन्स होता है गुणज। ठीक है, गुणज, जिसको आप अपवर्त भी कहते हैं। ठीक है, अपवर्त भी कहते हैं, यानी इसका अलग मतलब समझिएगा। एलसीएम लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म हुआ। अब हम जानेंगे कि एलसीएम आखिर कैसे पता करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें इसमें यह समझना होगा कि ये अपवर्त क्या होते हैं। ठीक है, अपवर्त क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम आपको स्टडी कराने जा रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। अगर आपको वो चीज़ आती है फिर भी आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं इस बात को बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो यकीनन रूप से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अपवर्त। ठीक है, कि आखिर अपवर्त क्या होते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं 4, तो 4 के जो अपवर्त होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32, इस प्रकार से आगे नंबर आपके आते रहेंगे। मैं और लिख ले रहा हूं 8, तो यहां पर 8 होगा, 16 होगा और 32 होगा, 24 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 56 होगा, और इस प्रकार से नंबर्स आपके आगे तक आते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आप अपवर्त का असली मतलब समझिएगा कि अपवर्त आखिर क्या कहना चाह रहा है आपको। यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 के बाद यहां पर वो सभी नंबर्स आ रहे हैं जो 4 की टेबल में आते हैं, और यहां पर 8 के बाद वो सारे नंबर्स आ रहे हैं जो 8 की टेबल में आते हैं। हमारा कहने का आशय आपसे यह है कि यहां पर अपवर्त वो नंबर कहलाता है जो इसके जितने भी नंबर्स लिखे गए हों वो इस संख्या से विभाजित हों, यानी कि ये जितने भी नंबर्स हैं वो इस नंबर से डिविजिबल हों, इस नंबर से कट जाएं सारे नंबर। यानी कि यहां पर वो नंबर आएंगे जो इस नंबर से बराबर तो होंगे, यानी कि यहां से तो शुरुआत हो सकती है इतने से ही, लेकिन इससे छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, इसके बराबर तो हो। जैसे 4 है तो यानी कि अपवर्त जो नंबर होता है वो खुद से शुरुआत करता है, क्योंकि गायत्री प्रबल वालों ने कह दिया कि भाई पहले हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। वही नियम ये अपवर्त वाला है ना, वो लागू कर रहा है। तो यहां पर अपवर्त क्या होते हैं, खुद से शुरू करते हैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, और ऐसे ही है आपका 8 आ गया, 16, 32, 24, 40, 48, 56। तो इस प्रकार से आपने अपवर्त समझ लिए होंगे, आपने गुणज समझ लिए होंगे। अपवर्त को हम गुणज भी कहते हैं। ठीक है, गुणज। अगर आपको ये हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे कहते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। और फैक्टर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम इसे क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड इसमें कौन से नंबर्स होंगे, जो कि इस नंबर से डिविजिबल हों, इससे कट जाएं, इससे 8 से भी, तो ऐसे कई सारे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं, तो मुझे आप ये बता दीजिएगा कि यहां पर जो अपवर्त हैं 4 के, वो हम कितने तक पता कर सकते हैं, कितने अपवर्त पता कर सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसे तो लिख सकते हैं 4 नहीं 40, फिर उसके बाद 44, उसके बाद 48,
तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि हम किसी भी नंबर के अगर वो पूछे कि अपवर्तों की संख्या कितनी होगी, अनलिमिटेड होगी, यानी कोई अंत नहीं होगा, उनको आप लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। ऐसे ही यहां पर 8 है, 8 का ये 56 आ गया, 8 7 56, 8 और 8 नम 8 8 64, 8 नम 72 है, और फिर 8 नहीं 80, फिर आगे 88 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अपवर्त भी आगे आगे आते चले जाएंगे और इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, अनंत तक चलते आएंगे, इनका कोई अंत नहीं होगा। अगर कोई भी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा, तो आप कहेंगे पता ही नहीं कर सकते। समझ में आया ना, क्योंकि आप कहां तक जाएंगे कोई पता नहीं है उसका। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, इसके लिए रियली सॉरी। और अगर वीडियो समझ में आ गई है ना, तो अभी लाइक दबा दो और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर और लाइक कर दिया करें। तो अब देखो, अब हमारी आगे के लिए कहानी बढ़ती है, जिसमें कहा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसके लिए हम बोल देते हैं हिंदी में क्या, लासा, लघुत्तम समावर्तक। अब हम इसमें यह देखें कि ऐसा कौन सा नंबर है जो लघुत्तम हो, छोटा हो, ओवहनिष्ठ हो, ओवहनिष्ठ 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 समझते हो, जो चीज दोनों में होती है, समान हो, उसे हम कहते हैं ओवहनिष्ठ। तो अब मुझे इतना बता दीजिए कि इसमें कौन से नंबर्स हैं जो समान है। तो आप कहेंगे सर इसमें एक तो है हमारा 8 है, और कितना है, तो आप कहेंगे कि एक 16 है। फिर हम कहेंगे और कौन सा है, फिर आप कहेंगे एक है सर ये देखो 24 है, ठीक है, ये 24 है। लेकिन मैं इसमें यह कह रहा हूं कि भैया लघुत्तम, इसमें एलसीएम सीधा लिख रहा हूं, एलसीएम एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों में समान है। तो आप फटाक जी से कह दोगे सर 8 है, तो यहां पर आंसर कितना होगा, 8, ठीक है। और यही आपका क्या है, लासा है, यही आपका क्या है, लासा है। तो आपको लासा समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो यहां पर फिर देख लो। जैसे कि मैंने लिखा 6 और यहां पर लिखा 4, तो 6 के अपवर्त और 4 के अपवर्त कैसे होंगे, देखो कैसे होंगे। 6 को हम कहते हैं ना 6, फिर 12, फिर 18, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। 4 का 4, 8, फिर 12, फिर 16। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 12 है, ठीक है। तो इसमें 6 का और 4 का एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 12। समझ में आई बात की नहीं आई आपके लिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो फटाफट नोट डाउन कर लो इतना, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम जानने वाले हैं एचसीएफ के बारे में, ठीक। एचसीएफ क्या होता है, यानी कि एचसीएफ, इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर अभी हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एक तरफ मैंने ले लिया 12 और एक तरफ ले लिया मैंने कितना, 24। तो अगर मैं इसके फैक्टर करें, अब आज गुणनखंड करें, तो कैसा होगा, देखो 12 के अगर हम करें तो कितना होगा, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इस प्रकार से कितना 2 गुणा 2 गुणा 3। इसका करेंगे 24 का करेंगे तो कितना आएगा, 24 का कर लो, यहाँ पर कर लो 24 का, ऐसे करके 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसमें कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, तो कॉमन नंबर देखो, कॉमन समझते हो, जो दोनों में समान होते हैं उसे कॉमन कहते हैं। तो देखो कॉमन नंबर कौन से हैं, तो एक तो देखो 2 ये है और एक ये है और एक नंबर हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 2 और 2 और गुणा 3, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 12। और ऐसे अगर बात समझ में नहीं आए तो ऐसे करके लिख दो, इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 गुणा 1, और 24 को कैसे लिख सकते हैं, 12 गुणा 2। तो इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो समान है, कॉमन है और बड़ा नंबर है, तो आप कहेंगे सर 12 है इसमें, तो ये कॉमन नंबर है, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 12 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद बात को खत्म करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं, उसके बाद आपका नया एक वीडियो और बना के लेके आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बोरियत फील करते हैं और बहुत लंबा टाइम हो जाता है, उसके बाद वीडियो को स्किप करते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। देखिएगा इसमें
एलसीएम का और एचसीएफ का आपको बेसिक पहले समझना होना जरूरी है। अगर आप बेसिक समझ लेंगे उसके बाद आपको हम बताएंगे कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से आप एकदम देखते ही ये बता सकते हैं कि सर इसका तो एलसीएम इतना होगा, इसका तो एचसीएफ इतना होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 24 का और 48 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता करिएगा। तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। पहले देखो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है कि अभाज्य क्या होता है, तो हमने इसकी पहले से नंबर सिस्टम की वीडियो डाल रखी है, उसमें आपके जाके आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर जाके देखेंगे तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम काट रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 फिर इसमें काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटो, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, फिर 2 से काटो, 3 कटेगा नहीं, 2 तिया 6, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो एलसीएम है इसका लासा है वो पूरी संख्याओं का मल्टीपल लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 48। अब हम बात करते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ क्या होता है, मैंने कहा जो हाईएस्ट नंबर हो दोनों में कॉमन हो। अब अगर आपको वो बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरी बात पर एक पे भरोसा रख लो, पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे कि यहां पर ये वाला जो नंबर है ना, वो इस संख्या को भी और इस संख्या को, अगर तीसरी संख्या है उसको भी काटे, यानी ये नंबर इन तीनों संख्याओं को विभाजित करे तो उसको हम एचसीएफ में काउंट करते हैं, गिन लेते हैं। तो देखो ये 2 जो है वो 24 को भी काट रहा है और 48 को, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद 2 जो है इस 12 को भी काट रहा है और 24 को भी काट रहा है, फिर हम 2 लिख देंगे। अब ये 2 है वो 6 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, फिर हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये 2 है वो 6 को काट रहा है लेकिन 3 को नहीं काट रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन 3 यहाँ पर जो है वो 3 को भी काट रहा है, इस 3 को भी काट रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो इसका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो इसका जो एचसीएफ है वो 24 आएगा और एलसीएम है वो 48 आएगा। बात समझ में आई आपके लिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। मुझे उम्मीद है आपसे कि आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अगर नहीं समझी है तो भाई वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, अगर आपने पहला उसका चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर जाके आप पहला चैप्टर का यानी कि संख्या पद्धति को पूरा देख लीजिएगा। आपको ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। इससे ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो आपको और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।